हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी। कल की क्लास आ नहीं पाई थी। आज आपकी क्लास अपलोड होगी तो वो भी थोड़ा लेट हो जाएगी, क्योंकि अभी कॉलेज से आके सडनली मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लास से रिकॉर्ड करनी थी मेरी शाम में, बट अभी क्लास फ्री है मेरी, तो इसलिए मैं आ गया कॉलेज से वापस, इसलिए आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। कि बात क्या है, कि बात ये है कि दिसंबर आ गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 दिसंबर में हम एंटर कर चुके हैं। आज 14-15 दिन ही मान लो। ठीक है, 15 दिन और बचे इस दिसंबर के। फिर बचता हमारे पास जनवरी। हम्म। अब जो एकेडमिक ईयर वाले बच्चे हैं हमारे, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, 11th वालों के, 12th वालों के बोर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि ये जो पहले कंबाइंड क्लास मिल रही थी 11 12 बोथ ऑफ के लिए, सबके लिए सेम थी क्लास। अब ये पैटर्न हम ख़त्म कर रहे हैं। कल हम इसी चीज़ पे वो कर रहे थे डिस्कस। और कल क्लास इसलिए अपलोड नहीं हो पाई थी, क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी। कल बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग में पड़े हुए थे, तो मैं उसे फिर क्लियर कर रहा था। ठीक है, तो आई ट्राई कि अब आपकी क्लासेस रेगुलर आएँ। और अब मैं मेनली फोकस अब इस चीज़ पे करूँगा, जो 11th के बच्चे हैं उनके पास 11th का ही क्लासेस जाएंगी। उनका जो 11th का बचा हुआ सिलेबस है, रिमेनिंग सिलेबस, पहले हम वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए। पढ़ाएंगे हम नीट के पर्सपेक्टिव से ही, बट उनका पहले 11th कंप्लीट हो जाएगा। जो 12th वाले बच्चे हैं उनका पहले 12th कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर जब आप फेबररी के बाद एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे तो हमारे पास मार्च अप्रैल 2 मंथ होंगे। तो आप लोगों मार्च अप्रैल में हम जो 11th के बच्चे होंगे उनको 12th का पढ़ाया जाएगा, जो 12th के बच्चे होंगे उनको 11th का। जिनके जो भी चैप्टर रह गए होंगे वो चैप्टर उनको क्लियर कर दिए जाएंगे, उनके सम अप कर दिए जाएंगे। ठीक है, और दूसरी दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि बेटा 20 तारीख के बाद, 20 तारीख वैसे भी शादी है घर में, तो मैं आ ही रहा हूँ मुरादाबाद। ठीक है, तो क्लासेस आपकी ऑफलाइन हुआ करेंगी, तो क्लासेस की टेंशन ना लेना। ठीक है, और उसके बाद में मेरी विंटर वेकेशन आ रही है 10 दिन की, तो ऑलमोस्ट 15 दिन मैं घर रुकूँगा। ठीक है, तो मोस्टली अब सिलेबस आपका घर आते ही मेरा कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर आऊँगा मैं। तो आपका पूरे चैप्टर 2-2 3-3 दिन में मैं कंप्लीट करा दूँगा। अगर मेरी 15 दिन, मैं 15 दिन रुका तो आपके ये मान के चलो 4 चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, 4 नहीं हो पाएंगे, 3 साढ़े 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 4 चैप्टर हमारे स्टार्ट हो जाए, 3 चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ऑफलाइन में होऊंगा तो ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ाऊंगा और जल्दी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपके डाउट आ रहे हैं, या आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप अच्छे से अब ध्यान देना चालू कर दो। जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना चालू कर दो। ठीक है, डेली टू डेली कोई ना कोई टारगेट बनाओ। जैसे आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आप ये सोचो कि आप उसे 15 मिनट दोगे और आप उसे रिवाइज करोगे। चाहे श्योरली रिवाइज कर लो। मैं ये नहीं कह रहा न्यूमेरिकल लेकर ही बैठ जाओ सॉल्व करने लिए, और न्यूमेरिकल सॉल्व करो संडे वाले दिन। ठीक है, बट एक फार्मूला शीट जो आपसे बनवाई थी, उसे रोज़ डेली देखते रहो कि कौन सा फार्मूला किस टॉपिक का है और कहाँ पे यूज़ होना है। वो इससे आपको क्या होगा कि बेटा आपको आपके एकेडमिक ईयर वाइज भी आपको हेल्प मिलेगी, और आपको नीट के पेपर में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, सेकेंडली, अभी जब पेपर आ रहे हैं, तो जब पेपर के टाइम पे आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो पेपर के टाइम पे आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आई नो सब बच्चे पास हो जाएंगे, आई नो। ठीक है, तो जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे तो आराम नहीं करने बैठना तुम्हें, तुमने फिर लग जाना नीट के लिए, क्योंकि तुम्हारे उस टाइम पे वो दिमाग में होगा भरा हुआ, और उस टाइम पे तुमने करंटली ताज़ा ताज़ा पढ़ा होगा, तो तुम्हें याद रहेगा, मेमोराइज होगा, तो तुम इजीली कर लोगे। ठीक है, सो डोंट वरी, तुम ये कर लेना। ठीक है, सेकेंडली, आज की ये चैप्टर का शायद 1 या 2 टॉपिक और रह जाएंगे, जो 11th वाले बच्चे हैं। सॉरी, कि ये ना आज लास्ट क्लास है, कंबाइंड क्लास जो है ना, ये आपकी लास्ट है। अब कल से वही स्टार्ट हो जाएगा, जो 11th के बच्चे हैं उनको 11th की क्लास मिला करेगी, जो 12th के बच्चे हैं उनको 12th की क्लास मिला करेगी। ठीक है, उसके बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, जब पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं 11th वालों का। पहले 11th के भी अच्छे आधे चैप्टर मैंने फिनिश कर दिए, कुछ चैप्टर्स रह गए। अब मैं उसको जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ सिलेबस में आते भी नहीं, मैंने वो चैप्टर ही पढ़ाए हैं, और अभी भी मैं वो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा जो आ भी नहीं रहा है सिलेबस में, सब पढ़ाऊँगा पूरा प्रॉपर। क्योंकि लेकिन पहले अभी जो एकेडमिक ईयर वाइज इंपॉर्टेंट है, पहले हम वो फोकस करेंगे, फिर देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है,
लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट क्लास में हमने कुछ रूल्स की बात करी थी, ठीक है। तो एक बच्चा मेरे पास कॉल आया था कि सर एलन रूल और बार्गमन रूल तो दोनों क्लियरली सेम है। बेटा सेम नहीं है, अपोजिट है। अपोजिट कैसे? एलन रूल कहता है हमारा, जो हमारे मैमल्स हैं जो कोल्डर क्लाइमेट में रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए टर्म कंडीशन क्या है कि उनके ईयर्स और लिम्स क्या होते हैं, हमारे हाथ पैर, इन्हें क्या बोलते हैं हम एनाटॉमी की लैंग्वेज में? एक्सट्रीमिटीज़। क्या बोलते हैं बेटा हम? एक्सट्रीमिटीज़। ये मिनिमाइज होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए, जिससे कि हमारी हीट लॉस कम हो। कम सरफेस एरिया कम हीट लॉस होगी, ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा हीट लॉस होगी। तो जब हमारी बॉडी से हीट लॉस कम होगी तो वो कोल्डर क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएंगे। डेट्स वाई ये एलन रूल हमारा यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा बैरगमन रूल, बैरगमन रूल, ठीक है। इसमें क्या है बेटा? वार्म ब्लडेड एनिमल। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वार्म ब्लडेड एनिमल की, जो हमारे कोल्डर एरिया में रह रहा है, ठीक है। अब उनके लिए क्या चाहिए बेटा? उनके लिए भी हमें ये चाहिए कि लार्ज बॉडी साइज, उनकी बॉडी साइज जो है ना वो लार्ज, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि जो हमारी, उनके लिए जो वार्म ब्लडेड एनिमल है उनके लिए ये एप्लीकेबल है कि बेटा उनका लार्ज बॉडी साइज होनी चाहिए, जिससे कि उनकी लेस हीट लॉस, क्या मतलब है, कम हीट लॉस हो, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल है, वो कोल्डर एरिया में रह रहे हैं, तो उनके साइज इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के रूल से, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद में जॉर्डन रूल आया था, उसके बाद में ट्रेंडसेक रूल आया था। जॉर्डन रूल में क्या था बेटा? फिश होती है हमारी, फिश, ठीक है। उसमें वर्टिब्राज होते हैं। तो जब क्या होता है इससे, जब टेम्परेचर लो होगा, फिश का साइज लार्ज होगा, ठीक है, फिश का साइज इंक्रीज होगा, उसमें वर्टिब्राज इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा जॉर्डन रूल। क्या, कौन सा रूल कहलाता है हमारा? जॉर्डन रूल, ठीक है। रेनसैक रूल क्या कहलाता है हमारा, कि किसके लिए एप्लीकेबल होता है? बर्ड्स के लिए। बर्ड्स भी हमारी दो टाइप की बर्ड्स हैं, एक तो हमारी कोल्डर वाली, एक हमारी वार्मर वाली, ठीक है। कोल्डर वाली जो होती हैं, जिनके विंग्स नैरो होते हैं, जिनके विंग्स नैरो होते हैं, वो कोल्डर कोल्डर क्लाइमेट वाली बर्ड्स होते हैं, ठीक है। और जिन बर्ड्स के वार्मर होते हैं, जिनके ब्रॉड होते हैं, वो कौन सी होती है हमारी? वार्मर क्लाइमेट वाली, ठीक है। एडेप्टेशन इन प्लांट। एडेप्टेशन इन प्लांट में दो टाइप के प्लांट्स आते हैं, ठीक है। प्लांट की भी एडेप्टेशन अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं प्लांट, अलग अलग उनका रिप्रोडक्शन मोड है, अलग अलग उनका क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। हर प्लांट का अलग अलग है, जैसे हम लोगों का अलग अलग होता है, ऐसे प्लांट्स में भी डिफरेंस है, ठीक है। एडेप्टेशन इन प्लांट, जीरोफाइट्स, हेट्रोफाइट्स, ठीक है। जीरोफाइट्स क्या होते हैं हमारे? जिनकी लीफ जो होती है ना, वो लीफ का साइज रिड्यूस हो गया ना, वो स्पाइन की फॉर्म में आ जाती है। ये मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था बेटा। स्पाइन्स क्या होता है? हमारे कांटे, ठीक है। इनके पास जो स्टेम होती है जीरोफाइट प्लांट के पास में, इनकी स्टेम होती है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट यानी कि मतलब थोड़ी सी ना, इन आगे अगर इसके पास में वाटर की कमी हो रही है, तो जब भी ये स्टेम सर्वाइव करेगी, ठीक है। ये सक्यूलेंट स्टेम होती है इनके पास सनकन स्टोमेटा होता है। सनकन स्टोमेटा हमने पढ़ा था, ठीक है। वो सनकन स्टोमेटा भी डिपेंड करता है कि वो ओपन ओपन डे वाला है या ओपन नाइट वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसके पैराग्राफ में, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या, वो मतलब कि ओपन इन नाइट, जो रात में अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स ओपन होती है रात में। इसकी क्यूटिकल होती है, वो थिक होती है। रूट स्टेम हमारा वेल डेवलप हो जाता है, ठीक है। इनका हमें ये बताना था बेटा, इसमें मॉर्फोलॉजिकल वाला कौन था और एनाटॉमिकल वाला कौन था। जहाँ पे एम लिखा हुआ है, जो आउटर सरफेस की बात कर रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वो कौन था हमारा? मॉर्फोलॉजिकल। जो इनर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वो कौन था हमारा? एनाटॉमिकल, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स के नाम से क्लियर है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन प्लांट, ठीक है, वाटर प्लांट, ठीक है। इनके जो वाटर प्लांट होते हैं बेटा, उनके पास क्यूटिकल नहीं होता, क्यूटिकल एब्सेंट होता है, ठीक है। स्टोमेटा भी एब्सेंट इसमें, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होगा, बट O2 का और CO2 का वो क्या होगा हमारा? डिफ्यूजन होगा, क्योंकि स्टोमेटा ही एब्सेंट है हमारा इसमें, तो ठीक है। इसके लीव्स होती हैं, थिन होती हैं, पतली पतली लीव्स होती हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन का क्या था बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। जो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन क्या हो रहा है बेटा? कि हमें क्या बोला जाता है कि हम मंकी से डेवलप हुए हैं इसकी फॉर्म में, इंसान की फॉर्म में, ठीक है, मैमल की फॉर्म में। क्योंकि
मंकी भी किस कैटेगरी में आता है, हमारा मैमल की फॉर्म में, ठीक है। तो हम उनसे तो डेवलप हुए हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है हमारा, पॉपुलेशन। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ऐसी क्या है बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन, ठीक है। बर्थ रेट, जैसे बर्थ रेट हो रही है हमारी, नंबर ऑफ बर्थ, कितने टाइम में पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये कहलाता है हमारा बर्थ रेट। इस बर्थ रेट को बोलते हैं हम क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट यानी कि इसमें ये पता चल रहा है हमारे कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने टाइम टेकिन, कितना टाइम लग रहा है उनमें, ठीक है। स्पेसिफिक बर्थ रेट क्या है बेटा, नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, कि नए इंडिविजुअल कितने पैदा हुए अपॉन इनिशियल पर यूनिट टाइम, कि पुराने वाले, जैसे पुराने वाले 20 थे, बाद में 5 बच्चे और पैदा हुए, तो ये जो 5 है ना, ये स्पेसिफिक है, कि स्पेसिफाइड हो रहा है, ठीक है। कि हाँ जी, बर्थ रेट में क्या हो रहा था, बर्थ रेट में अगर 5 और पैदा हुए ना, तो वो पुराने वाले में टोटल हो जाते थे, 20 और 5 25 हो गए, ठीक है। वो कहलाती है हमारी क्रूड बर्थ रेट। अब ये पूछ रहा है कि जो पैदा हो रहा है स्पेसिफिक बर्थ रेट बताओ हमें, कितने एक हफ्ते में कितने बच्चे पैदा हुए। तो अब तुम क्या बताओगे, नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल, के कितने बच्चे नए एक हफ्ते में आए हमारे पास में, 5, ठीक है। कितने कितने उसमें आए, पहले कितने थे, 20, अब 5 और आ गए, तो कितने हो गए बेटे, 25, ठीक है। इसके फॉर्मूला वगैरह डेल्टा एन बाय एन डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करके हमने एक लोटस वाला एग्जाम्पल आता ज़रूरी नीट के पेपर में, ठीक है। ईयर 2021 होगा उसमें, या कुछ भी डाल देंगे, ठीक है, या उसकी रेंज वगैरह चेंज कर देंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, रेंज कितनी दी हुई, 20। 2021 में हमारे 20 लोटस थे, 2022 में हमारे 28 लोटस थे। फॉर्मूला है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल माइनस हमने इनिशियल करा, तो 28 माइनस 20 अपॉन इनिशियल, ये ना यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इनिशियल पे कितना था बेटा, 20, तो बेटा ऊपर कितने बचे हमारे पास, 8 बाई 20 कितने हो गए हमारे, 0.4 लोटस पर ईयर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। फिर डेथ रेट निकलवाएंगे, वो भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। सेक्स रेशो, कि कितनी मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल दिया था, 1000 टोटल पॉपुलेशन, जिसमें 600 हमारे मेल्स हैं, 400 हमारी फीमेल्स हैं, तो रेशो कितना होगा, 60:40 का, ठीक है। एज पिरामिड में क्या होता है बेटा, एज पिरामिड में क्या होता है कि आपकी कंट्री है, जब हम कंट्री की बात कर रहे हैं उसमें 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव, एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो रिप्रोडक्शन अभी उस स्टेज पर आए नहीं है। रिप्रोडक्टिव वो जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो होते हैं जो हमारा रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, बट वो फिर भी हैं, ठीक है, यानी कि ओल्ड एजर वाले। 3 टाइप के हमारे पास वो होते हैं इसके, ट्राइंगुलर पिरामिड है, बेल शेप पिरामिड है, अनस्पिंड शेप पिरामिड है, ठीक है। ट्राइंगुलर पिरामिड में क्या होता है बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, बर्थ रेट ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव कम है, ठीक है। बर्थ प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, तो यानी कि आगे चल के वही प्री रिप्रोडक्टिव क्या बनेंगे, रिप्रोडक्टिव बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, बर्थ रेट बढ़ाएंगे हमारा, ठीक है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, तो ये कौन सी हुई हमारी ग्रोइंग ग्रोइंग कंट्री, ग्रोइंग यानी कि जो ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इंडिया। बेल शेप, बेल शेप हमारी वो है, तो इसमें क्या हुआ बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सबसे कम कौन थे हमारे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल है, यानी कि स्टेबलाइज कंट्री है। स्टेबलाइज कंट्री, जितने लोगों की डेथ हो रही है उतने लोग ही हमारे पैदा भी हो रहा है, सिंपल है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा यूएस है, ठीक है बेटा। ऐसा वो है कि इस टाइम पे वो स्टेबलाइज के चल रहा है, उसकी जितनी पॉपुलेशन है वो प्रॉपर स्टेबलाइजिंग मोड पर है, जो कि अच्छी बात है। अर्न शेप, या फिर बोले स्पिंडल शेप, ठीक है। थर्ड वाला जो है हमारा, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम है। बट ये जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं ये आगे चल के तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव के उसमें जाएंगे, यानी कि ओल्ड हो जाएंगे, तो डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, तो कुछ टाइम बाद में डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट। तो ये कौन सी हमारी इसमें होगा, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग यानी कि पॉपुलेशन कम होएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा जापान, जर्मनी। वहाँ पे बच्चे कम हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्टिक इतनी के इतने चाइल्ड आप एफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट रिप्रोडक्टिव वाले यंग एज वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। अब वो यंग एज वाले किस में जाएंगे, हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, ठीक है। और वो बच्चे भी कम कर रहे हैं,
तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाइना, जापान और जर्मनी। सॉरी, चाइना का क्या नाम ले दिया मैंने। आज की क्लास है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी। आज का ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है बेटा नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर एरिया, मतलब कि एक एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं। जैसे मैं आपकी बात करूं कि आप मुरादाबाद में रह रहे हो, ठीक है, तो आपके एरिया में कितने इंडिविजुअल्स लोग हैं, मतलब कितने लोग हैं, ठीक है, वो हमें बताने हैं, ठीक है। क्लाइमेट और जैसे हमारी वो अभी मैंने आपको पढ़ाया था सिबेरियन क्रेन के बारे में। तो जब विंटर विंटर का सीज़न आता है तो सिबेरियन क्रेन क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। कहाँ से आती हैं? सिबेरिया से आती हैं। तो 10 सिबेरियन क्रेन हमारी आई कैलेडो नेशनल पार्क में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कितने वो आ रहे हैं इंडिविजुअल, 10 आ रहे हैं, ठीक है। क्लाइमाइडोमोनास है, तुम मिलियन ऑफ क्लाइमाइडोमोनास होते हैं। क्लाइमाइडोमोनास का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, बट एक उसका पार्ट ले वो सॉरी, ठीक है। क्लाइमाइडोमोनास है तो आप उसे पूरे को काउंट नहीं कर सकते, क्लाइमाइडोमोनास तो बहुत ज़्यादा है। तो तुम क्या करोगे, उसका एक पार्ट लोगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने इतना पार्ट लिया, उसे काउंट करा, उसे काउंट करने के बाद में तुमने क्या करा, ये देख लिया कि ये कितना एरिया अपना ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो फिर तुमने उस एरिया को मेज़र करके तुमने अंदाज़ा लगा लिया कि इस जगह में, इतने एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितने नंबर है, कि तुम्हें अंदाज़ा लग गया है, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा बायोमास। बायोमास क्या होता है बेटा, कि किसी उसके मास के अकॉर्डिंग, या किसी, जैसे बनियन ट्री है, बनियन ट्री तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो तुम उसके मास के अकॉर्डिंग तुम अंदाज़ा लगा रहे हो कि कितने प्लांट्स हैं, ठीक है, कितना वो है, कितना एरिया उसने घेर रखा है। तो तुम्हें अंदाज़ा लग रहा है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी का, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी भी बिल्कुल सिमिलर है। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है बेटा, एक पेट्री डिश है तुम्हारी, ठीक है, उसमें कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं तुम्हारी, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है वहाँ पे। अब तुम उन्हें काउंट करने बैठोगे तो तुम्हारी तो ज़िंदगी निकल जाएगी काउंट करते करते, बट वो ख़त्म नहीं होंगे। तो वो क्या करते हैं उसमें, कि तुम एक पर्टिकुलर एरिया का रेशियो निकाल लेते हो, तुमने इसका इतना रेशियो निकाल लिया, अब उसके बाद में अब तुम उससे रिलेटिवली हो, तुम उसका कंपैरिजन कर लेते हो कि इस पूरे एरिया में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, क्या उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, उससे आप अंदाज़ा लगा लोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों का है, हम लोगों का साइज़ बड़ा है, ठीक है, इंक्रीज साइज़ है। तो अगर 100 लोग खड़े कर दिए तो तुम गिनती कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि जगह भी ज़्यादा घिर रहे हैं, ठीक है, और हमारा मास भी ज़्यादा है, बट तुम गिनती आराम से कर पा रहे हो कि इतने एरिया में 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है। बट वही वही चीज़ क्या है, वो आंट, चींटी जो होती चींटी, ठीक है, चींटी इतने से एरिया में 1000 चींटी आ जाएंगी, ठीक है। तो तुम, ये तो बहुत टिपिकल है, 100 लोगों को गिनना आसान है, 100 मेल्स को गिनना आसान है एज़ कम्पेयर टू आंट्स, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम उनके एक पर्टिकुलर एरिया का वो निकालोगे रीजन, तो वही क्या कहलाती है, हमारी रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इनडायरेक्ट काउंट, इनडायरेक्ट काउंट मेथड क्या होता है बेटा, तुम गए विजिट करने पार्क, हम्म, तुम में से जरीन गई पार्क, ठीक है, शिवम गया पार्क, और अब्दुल्ला गया पार्क, ठीक है, और शिवानी, ये 4 लोग गए पार्क में विजिट करने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने पार्क में विजिट करा, ठीक है, वहाँ पे लाइन्स वगैरह हैं, चीते हैं, हिरन है, सब वहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये बन गए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, ठीक है। मैंने काउंटिंग करके आनी है ये कितने हमारे लाइन्स प्रेजेंट हैं, कितने हमारे हिरन प्रेजेंट है, कितने हमारे चीते हैं, कितने हमारे वो हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, सब इन्हें काउंट करके आना है। बट अगर ये चलेगा उनके सामने तो वो तो इन्हें खा जाएंगे, ठीक है। ये अपनी किट विट पहन के प्रॉपर सेफ्टी के साथ गए, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये उनके पास नहीं जा रहे,
उन्हें देखने नहीं जा रहे कि काउंटिंग करने जा रहे हैं कि जाके खड़े होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंटिंग कर रहा है। ऐसे काउंटिंग नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि वो जो एरिया है ना, जो फॉरेस्ट का लैंडमार्क है, तो अब उस पे क्या है कि वहाँ पे ना आपके फुट के निशान आएंगे। जो जो फुट के निशान इन्हें दिख रहे हैं ये उस सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए। अब ये उसके अकॉर्डिंग जाके अपनी लैब वगैरह में वहाँ पे उसे आइडेंटिफाई करके कि ये किसका मार्क है, ये फुट मार्क किसका है, लायन का है, हिरन का है, चीते का है, जिसका भी एटसेट्रा। तो उससे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने लोग वहाँ पे, कितने एनिमल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या था, फीकल फीकल पैलेट। फीकल पैलेट क्या होता है बेटा, एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी कि जो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये उनको उठाकर अपने सैंपल के लिए लेके जा रहे हैं, उससे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इनडायरेक्ट काउंट है। इनडायरेक्ट काउंट है, आप उनके पास डायरेक्टली नहीं गए, आपने आगे जाके खड़े होकर डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके डायरेक्टली काउंट नहीं करा, आपने क्या करा बेटा, इनडायरेक्टली काउंट करा। इनडायरेक्टली आपने उनका फीकल मेटल से आप, फीकल पैलेट से आप काउंट कर सकते हो, और दूसरा पग मार से आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है बेटा, नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ठीक है, नेटिलिटी क्या होती है बेटा, हमारी बर्थ रेट। जब भी घर में पैदा हो कोई बच्चा, कोई भी शिशु, नवजात शिशु, तो जो क्या होगा बेटा, आपकी बर्थ रेट होगी, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, नेटिलिटी। ठीक है, कभी भी डेथ हो घर में तो क्या है बेटा, मोर्टेलिटी। एक इंसान आपकी फैमिली से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, तो डेट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या होता है बेटा, वन वे क्या है बेटा, कोई इंसान, जैसे आप सऊदी गए हुए थे, आप 5 साल के बाद वापस आए, तो ये क्या हुआ बेटा, आप हमारी इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या है बेटा, कि आप सऊदी गए थे 5 साल के लिए काम करने के लिए। ठीक है, अब आप वहाँ से वापस आए, तो अभी घर में कितने लोग थे, 5 लोग, अब आप और आ गए, तो आप क्या है, छठे लोग हो, इंक्रीज हुआ ना। तो बेटे क्या है, ये इमाइग्रेशन क्या होता है, जो बेटे बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं, या जिन्होंने आके बाहर से अपने हमारे देश में आके सिटीजनशिप ली, तो ये क्या हुआ बेटा, इमाइग्रेशन, यानी कि वन वे, इनवर्ड। ठीक है, और दूसरा टर्म यूज होता है हमारा इमाइग्रेशन। एक आई से है, एक ई से है। आई वाले में क्या होगा, इन। आई वाले में क्या होगा बेटा, इन, यानी कि अंदर आना, एडअप होना। ई वाले में क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट। एग्जिट क्या होगा बेटा, बाहर जाना। ठीक है, इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन में क्या होगा बेटा, आउटवर्ड, कि आप क्या हुआ, आप हमारे इंडिया से बाहर जा रहे हो, आप कैलिफोर्निया चले गए। ठीक है, आप कनाडा चले गए, आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, या आप वहाँ काम करने चले गए, तो हमारी पॉपुलेशन तो कम हो गई, हमारे वहाँ से तो तुम कम हो गए, हमारे वहाँ पे काउंटिंग थोड़ी आएगी, अब तुम्हारी वहाँ जाएगी काउंटिंग। ठीक है, वो तुम यहाँ के, बट वहाँ के। ठीक है, तो ई माइग्रेशन, समझ गए। ये 4 टर्म यूज़ होती हैं, 4 टर्म आपकी एनसीईआरटी ने यूज़ करी। नेटिलिटी, इट्स मीन बर्थ रेट। मोर्टेलिटी, इट्स मीन डेथ रेट। इमाइग्रेशन, इट्स मीन के समवन, कोई बाहर से हमारे देश में आ रहा है। ठीक है, इमाइग्रेशन, कोई हमारे देश से बाहर जा रहा है। क्लियर है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी का एक वो बना हुआ है, ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ नेटिलिटी, फिर यहाँ पे यानी कि नेटिलिटी, बर्थ रेट, यहाँ मोर्टेलिटी, यहाँ हमारे इमाइग्रेशन, यहाँ हमारा इमाइग्रेशन। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी में चार्ट, अगर कोई पैदा होगा तो वो हमारी पॉजिटिव ही तो है, तो उसका आगे पॉजिटिव सिंबल लगा हुआ है। डेथ रेट यानी मोर्टेलिटी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कि कोई हमारी उससे जा रहा है, तो वो क्या है बेटा, हमारा लॉ, लॉ से, तो उसका आगे क्या लगा हुआ है, निगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, ई माइग्रेशन, थर्ड वाला क्या है बेटा, हमारा ई माइग्रेशन। उसमें क्या हो रहा है बेटा, कोई हमारे देश में वापस आ रहा है, या कोई बाहर से आके हमारी सिटीजनशिप ले रहा है, तो बेटा हमारे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव सिंबल है। कोई हमारे देश से बाहर जा रहा है, वो हमारे देश से बाहर जा रहा है, ठीक है, ई माइग्रेशन कर रहा है, तो उसमें कौन सा सिंबल है, हमारा निगेटिव सिंबल। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनती है, खाली फिजिक्स खाली हमारी उसमें ही नहीं है, क्या बोलते हैं, फिजिक्स एक अलग ही सब्जेक्ट नहीं है, हमारी बायो में भी इंक्लूड है फिजिक्स। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
बस समझ लेना, ध्यान से कान खोल के सुन लेना। और इसीलिए अब थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इसमें, तो इसलिए 11वीं वाले बच्चों को भी क्लासेस नहीं मिलेंगी, 2 क्लास और है। जब आपकी टर्म कंप्लीट हो जाएगी, जब आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा, तो आप ये क्लासेस को फिर कंटिन्यू करना। आपका 70 नहीं 80% आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है। तो बेटा देखो, पहले पहले ना उन टर्म्स की बात कर लेते हैं। एन टी, सबसे पहले क्या दिखा लिखा हुआ दिखा मिलेगा आपको, एन टी। एन टी मीन्स होता है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, ठीक है। मैं बोलूँ कि 15 अगस्त तक इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 अगस्त तक, टाइम बता रहा हूँ ना, 15 अगस्त, ठीक है। तो एन टी मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। 15 अगस्त को इतनी पॉपुलेशन थी, 15 अगस्त को मेरे वहाँ पर 200 लोग थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 15 अगस्त को 200 लोग थे। अब मैं बोलूँ सेकंड, एन टी प्लस वन। अब इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन। अब 15 अगस्त ये जो थी ये 2020 वाली थी, ठीक है। अब मैं 2021 में बोल रहा हूँ, 15 अगस्त 2021 में मेरे पास कितने लोग हो गए, 300। तो ये क्या हुआ, टी प्लस वन का मतलब क्या होता है कि बेटा, अगर तुमने वो पढ़ा होगा वेक्टर वगैरह, तो वहाँ से तुम्हें थोड़ा बहुत आता होगा, ठीक है। तो एन टी मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, इतने टाइम पर अभी इतनी पॉपुलेशन थी, इनिशियली इतनी थी, ठीक है। 1 साल के बाद एन टी प्लस वन, फाइनल कितनी हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन। टी प्लस वन क्यों बोला, 200 तो हमारे पुराने लोग थे, और जो 100 लोग हैं वो प्लस वन है, यानी कि वो ने हमने ऐड करा, तो टी प्लस वन। तो इसकी इक्वेशन बनती है एन टी प्लस वन, एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी, फिर क्या हुआ ब्रैकेट में बर्थ रेट प्लस ई माइग्रेशन, यानी कि दोनों पॉजिटिव फैक्टर है, माइनस डेथ रेट प्लस ई माइग्रेशन, यानी जो हमारे देश से बाहर जाने वाले लोग हैं, ठीक है। ये दोनों निगेटिव हैं। तो पहले हम इन्हें टोटल करेंगे, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने लोग बाहर से आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 400 लोग हो गए, ठीक है। 400 हो गए, यहाँ पे हमने निकाला 100 लोगों की डेथ हुई, ठीक है। 100 ही लोग हमारे बाहर चले गए, कितने हो गए बेटा 200। तो 400 माइनस 200, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा रेशियो 200। तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन डेंसिटी चार्ट निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन क्या है हमारी, नॉर्मल कंडीशन है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो हम नॉर्मली काउंट करते हैं अभी, जो हम अगर तुम जो नॉर्मल वैसे ही हुआ है, तो उसमें क्या निकालेंगे बेटा, नॉर्मल कंडीशन है बर्थ रेट की बात करते हैं और डेथ रेट की बात करते हैं, उससे हम अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। बट अगर हम प्रॉपर वाले वे में जाएं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है, जो हमारी सरकार करती है, जो हमारी पॉपुलेशन के वो चार्ट बनता है, जो हमारी पॉपुलेशन संख्या पता चलती है, वो इस पूरे उससे बनती है कि कितने लोग बाहर गए, कितने लोग अंदर आए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं। स्पेशल कंडीशन में क्या होता है बेटा, कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन क्या हुआ बेटा, जब हम दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली में अब स्पेस कम होने लगा, तो अब दिल्ली से लोग क्या हुए, माइग्रेट हो गए, नोएडा आके शिफ्ट हो गए, ठीक है। और जब नोएडा आके शिफ्ट हो गए, तो वो क्या हुआ बेटा, ई माइग्रेशन ही तो हुआ, अपनी जगह साइड के वो दूसरी जगह चले गए, ठीक है। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन यानी कि वो लोग अब नोएडा से चले गए, ठीक है। नोएडा से भी अब उनका मन भर गया, तो अब उनका मन हुआ कि चलो अमेरिका चल के रहते हैं, तो वो क्या हुआ, डिवास्टेशन, ठीक है। तो ऐसे ही स्पेशल कंडीशन आती है हमारी। फिर आते हैं हमारे ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल क्या होते हैं हमारे, एक तो पहला नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, या फिर दूसरा नाम उसका बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। इसका गोल गोल क्या होता है, मतलब कि बेटा कि इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है ग्रोथ मॉडल का। दो टाइप के हमारे ग्रोथ ग्रोथ मॉडल दिखाए जाते हैं। एक तो हमारे एक्सपोनेंशियल वाले ग्रोथ मॉडल हैं। एक्सपोनेंशियल नाम से क्लियर होगा कि बेटा इसमें ना एक्सपेंड होगी, पॉपुलेशन हमारी क्या होगी बेटा, एक्सपेंड होगी। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होगा, उसमें एक लॉजिक लग रहा होगा, एक स्टेबलाइज वो होगी पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल वाले में कैसे होती है, एक्सपोनेंशियल वाले में क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज क्या है बेटा, कि आपके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। एवरी स्पीसीज विद रिएक्ट इट्स बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें अवेलेबल है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, आपकी फेवरेबल कंडीशन है कि आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल
कोई ऑफेंस मत होना, अगर हमारी कंट्री में ये वो कर दिया जाए कि आपको घर बैठे सारा राशन मिलेगा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी सब मिलेगी, आप अपने आराम से घर में आराम करो, तो हमारा देश सबसे आगे होगा पॉपुलेशन में, सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होगा हमारा कंट्री। ठीक है, ऑफेंस होने वाली बात नहीं है, बट हाँ ये रियलिटी है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, हम फुलफिल हैं, हमारी फेवरेबल कंडीशन है, तो हम एक्सपेंड भी बहुत तेज़ी से करेंगे। फिर इसका गामा फैक्टर क्या होता है बेटा? इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज अपॉन रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, नेचुरल इंक्रीज हो रहा है वो ठीक है कि जितने लोग इंक्रीज हो रहे हैं अच्छी बात है, बट रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी तो देखिए कि कितने लोग रिप्रोडक्टिवली फिट हैं। ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा था बेटा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आपको पढ़ाया था थोड़ा बहुत इसके बारे में। और फिर इसके बारे में रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में किसने बात करी? डार्विन फ्रिंज ने, क्लास 12 जेनेटिक्स। ठीक है, हाँ। तो एक ना ग्राफ बना हुआ है, एक साइड आपकी रिप्रेजेंट है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, अपॉन नीचे क्या रिप्रेजेंट है आपका टाइम, कि कितने टाइम में हमारी कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो देखो इसका एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी है या टाइम में, तो ये देखो यहाँ से पॉपुलेशन ऐसे 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 एक्सपेंड कर रही है, ऐसे एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ बनना हमारा? जे शेप्ड कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कौन सा बेटा हमारा? जे शेप्ड कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन इक्वेशन बनती है। इक्वेशन क्या बनती है बेटा? पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ठीक है, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? टी से। दो टाइप के हमने वो पढ़े होते हैं फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। जहाँ पे डिफरेंशियल लिखा हुआ है वहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, और जहाँ पे इंटीग्रल लिखा हुआ है वहाँ पे क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन करना है। तो बस तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है बेटा? इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वो याद रखना है, फॉर्मूला dn/dt इज इक्वल टू बी माइनस डी। बी क्या है? हमारी बर्थ रेट, डी क्या है? हमारी डेथ रेट, और उसके कॉलम के बाद क्या है बेटा? एन। एन क्या है हमारा? ठीक है, फिर क्या हुआ? जो बी माइनस डी था ना, उस बी माइनस डी को इन्होंने पूरी फैक्टर को क्या बोल दिया? इन्होंने आर बोल दिया। आर क्या है बेटा? नेचुरल इंक्रीज और रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, dn/dt इज इक्वल टू आर एन। एन क्या है बेटा? हमारा पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर इंटीग्रल पे आ जाओ। इंटीग्रल पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है हमारा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। एन टी क्या हमारा? पॉपुलेशन टाइम। एन नॉट क्या हमारा? पॉपुलेशन टाइम एट t0 0। आर क्या हमारा? ग्रोथ रेट। टी क्या है बेटा? टाइम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इंसेक्ट पॉपुलेशन हमारी रेनी सीजन में बढ़ जाती है। एल्गल ब्लड भी हमारा पॉल्यूटेड, जब वाटर जब वाटर हमारा उसमें वो होता है, जब जब रेनी सीजन आता है तो इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, बट क्या होता है जब रेनी सीजन के टाइम पे जो हमारा एल्गल 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 ब्लड, क्या लिखा है यार ये? एल्गल ब्लूम, सॉरी, एल्गल ब्लूम क्या होता है? वो पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि इंसेक्ट तो बढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है बेटा? डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यानी डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। बट प्रॉब्लम किसको हो रही है? एल्गल ब्लूम को। एल्गल ब्लूम क्या हो रहा है? हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। अगर आ गया समझ में अच्छी बात है, नहीं आया समझ में तो बस खाली इतना याद रखना, डिफरेंशिएशनल का क्या फॉर्मूला होता है? dn/dt इज इक्वल टू बी माइनस डी एन। इंटीग्रल वाला क्या होता है? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। ठीक है, सिंपल ही है। इसकी दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के फैक्टर याद रखने, नेटिलिटी, मोटिलिटी, इमाइग्रेशन इमाइग्रेशन। ठीक है, सेकेंडली आपको अपने नोट्स कंप्लीट रखने हैं अब, और क्लास 11 वालों क्लास 11 पर फोकस करना स्टार्ट कर देना। आप क्लास 12 वालों क्लास 12 पे फोकस करना स्टार्ट कर देना। पेपर में पहले अच्छे नंबर लेके आओ, फिर नीट के लिए भागेंगे। ठीक है, कहीं ऐसा हो कि पेपर में लुढ़क जाओ, पेपर में कम नंबर लेके आ रहे हो। पहले हम 2 महीने ने 1.5 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अपने अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आपकी नीट परस्पेक्टिव।
हम्म। और इस संडे टेस्ट दे देना, जिस जो 11th वाले हैं वो 11th वाले चैप्टर तैयार करें, जो 12th वाले हैं वो 12th वाले चैप्टर तैयार करें, ठीक है। अगर किसी को और कुछ लगता है कि इसमें और अच्छा कुछ कर सकते हैं हम, कोई अपना सजेशन, कोई आप अपनी राय मेरे सामने रखना चाहते हो, तो आप यू कैन कॉल मी, मेरे को आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी। और वैसे ही मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस पे बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल से हम स्टार्ट करेंगे 11th वालों के लिए 11th, 12th वालों के लिए 12th। सो टेंशन फ्री हो जाओ, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, जिनको एनजाइटी हो रही थी, जिनको परेशान हो रहे थे, वो बेफिक्र हो जाएं। आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।